नमस्कार। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज देश में जगह जगह रावण दहन हुआ, रावण के पुतले जलाए गए। बुराइयों को खत्म करने का लोग इस दिन प्रण भी लेते हैं और लिया भी होगा, शायद आपने भी लिया होगा। लेकिन असल में बात यह है कि समाज से कभी भी रावण खत्म हो नहीं सकता। जितनी बार भी मारेंगे उतनी बार वो वापस आएगा। आज ही के दिन दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिनको देखकर मैं स्तब्ध हूँ। बहुत सारे लोग इस देश के जिनके अंदर थोड़ा बहुत मानवता है, जिनके सीने में दिल धड़कता है, वो निस्तब्ध होंगे। शब्द नहीं है मेरे पास घटना को बयां करने के लिए, लेकिन आज मंथन इसी बात पर, रावण भी जिंदा है। युगों युगों से रीत चली आ रही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन ये उस युग की बात है जिस युग में राम जैसे लोग थे, उस युग की बात है जिस युग में भरत लक्ष्मण जैसे भाई थे। लेकिन आज का युग त्रेता युग नहीं है, सतयुग नहीं है, क्योंकि ये बात हम सतयुग की कर रहे हैं। राम का युग सतयुग था, आज का युग अर्थ युग है, कल युग है। कुछ लोग इसे कल युग भी कहते हैं, लेकिन हम इसे कल युग कहते हैं, कल पुर्जों के। और इसी युग में ऐसा हो रहा है जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली और हरियाणा का जो एक सीमा क्षेत्र है, सिंघू बॉर्डर, बात वहाँ की करेंगे। निहंगों ने, सिखों की एक खास बिरादरी है निहंग सिखों ने मुगल अफगानों का डटकर मुकाबला किया था, सामना किया था। इन्हें गुरु की फौज भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से निहंग सिख गलत वजहों से चर्चा में है। देखिए जरा। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब एक साल से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इस बीच आज सिंघू बॉर्डर पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां सुबह कटे हुए हाथ के साथ अर्धनग्न शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला। शव उसी स्थान पर मिला जहां किसान पिछले एक साल से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लाश को देखकर वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया। शव की पहचान पंजाब के तरनतारन के रहने वाले 35 साल के सुखबीर सिंह के रूप में हुई है। आरोप लगाया जा रहा है सुखबीर ने सिखों की धार्मिक पवित्र पुस्तक सरबलोह ग्रंथ का अपमान किया था, जिसके बाद निहंगों ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक सुखबीर सिंह काफी समय से निहंगों के साथ ही रह रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, बलात्कार, हत्या, वैश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब हुआ है। अब हरियाणा की कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या, आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर यह अराजकता करने वाले लोग कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर के मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता, कुंडली सीमा पर एक युवक की हत्या नहीं हुई होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो अराजकतावादी हैं, उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। हरियाणा पुलिस ने इस घटना के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक लाश को निहंगों ने घेर लिया था, जिन्होंने न तो जांच में सहयोग किया और न ही उन्हें बैरिकेड से उतारने दिया। मामलों की जानकारी देते हुए सोनीपत के डीएसपी हंसराज ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वायरल वीडियो की भी जांच होने की बात कही। एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरनतारन का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और इसका हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 IPC में। हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे। इसी बीच 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 किसान संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी घटना को खुद से दूर कर लिया है।
अखिल भारतीय किसान सभा महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि 10 महीने से किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से इसका कोई संबंध नहीं है। मोर्चे के बाहर एक ग्रुप है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। किसान का ये वो 10 महीना से हमारा किसान का बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है और जो हमारा मोर्चा है, मोर्चा के साथ इसी को कोई संबंध नहीं है। मोर्चा का बाहर एक ग्रुप बैठे हुए हैं जिसके साथ ये मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, मोर्चा का हिस्सा नहीं है और वो लोग उसके अंदर किया है, तो इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान लखवीर सिंह के रूप में हुई है। लखवीर सिंह पेशे से मजदूर था। उसकी उम्र 35 साल थी। एससी जात के लखवीर सिंह तरन जिले के चीमा खुर्द गांव के रहने वाले थे। परिवार में अब सिर्फ एक विधवा बहन है। लखवीर सिंह की पत्नी जसप्रीत कौर साथ में 3 बच्चों को लेकर अलग रहती है, जिनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच की है। बता दें कि सिंघू बॉर्डर के दोनों ओर हरियाणा और दिल्ली दोनों की पुलिस मौजूद है। पूर्व में किसानों का विरोध हिंसक रूप ले चुका है। पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों के विरोध में अब तक 630 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुखबीर सिंह की बर्बर हत्या ने देश को हिला कर रख दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तभी तो हम कहते हैं कि रावण अभी जिंदा है। आज सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखी। एक ऐसी तस्वीर, लगा ही नहीं कि ये राम के भारत की तस्वीर है, ये कृष्ण के भारत की तस्वीर है, ये लक्ष्मण के भारत की तस्वीर है और ये मां सीता के भारत की तस्वीर है। नहीं लगा। ऐसा लगा एक व्यक्ति के हाथ पैर काट कर उसे जीवित अवस्था में सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान मंच के ठीक सामने जो उनका मोर्चा लगा उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग पर टांग दिया गया। ऐसे दृश्य तो अफगानिस्तान में दिखाई पड़ते हैं। तालिबानी निर्दोष अफगानियों को सूली पर चढ़ाकर टांग देते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में टांग कर पूरे अफगानिस्तान में घुमाते, एक दहशत पैदा करते हैं। ये उसी तरीके का कृत्य है। ये कैसी गुरु की फौज है? कोई भी गुरु, कोई भी युग पुरुष, आदि पुरुष, राम कृष्ण, गुरु गोविंद साहब, नानक देव जी, किसी ने भी इस तरह की शिक्षा नहीं दी होगी, मुझे पूरा यकीन है। और हाल के वर्षों में निहंगों को लेकर कई प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। लगभग 1-1.5 साल पहले की घटना है। एक छापा मारने पुलिस वहां गई थी और निहंगों के गुरुद्वारे में तलाशी भी ली गई। उसके बाद निहंगों ने एक दरोगा का हाथ काट दिया है। पंजाब की घटना थी। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये बहुत चिंताजनक है कि जहां किसान नेता हन्नान मोल्ला बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि भाई जहां किसानों का संयुक्त किसान मोर्चे का जो 40 संगठन है, उनका जहां मंच लगा है सिंघू बॉर्डर पर जो कोंडली का इलाका है, उसके ठीक सामने बहुत दिनों से निहंगों का मोर्चा चल रहा है, लेकिन उसका किसान मोर्चे से कोई लेना देना नहीं। अब पूरे देश का मीडिया, पूरे देश, भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, उनके मुखिया अमित मालवीय जी, ये सब मिलके लगातार ये परसेप्शन बनाने में लग गए कि नहीं, ऐसा लगा कि निहंगों ने नहीं, किसान नेताओं ने उनको उस लखवीर सिंह को जो काट कर टांग दिया हो। बुराई के बजाय जो हम बात कर रहे हैं ना कि रावण अभी जिंदा है, तो रावण जिंदा है आपके अंदर, हमारे अंदर, बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर जो इस तरह का कृत्य करते हैं। इसकी मजम्मत करने के बजाय यह मसला किसानों की तरफ टिल्ट करने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवाल मीडिया ने भी पूछे। लखीमपुर की घटना को जोड़कर इस घटना से देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, तमाम वक्ताओं ने, अमित मालवीय ने खुद कहा कि अगर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, जो पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो लखीमपुर में इस तरह का बयान नहीं देते कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। जो वहां मॉब लिंचिंग की गई 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अगर उसको जस्टिफाई नहीं करते तो आज ये लखवीर सिंह जो पेशे से राजमिस्त्री था और निहंगों के साथ ही रह रहा था, उसको इस तरह काट कर नहीं टांग दिया जाता। ये कल्पना से ही रोम रोम सिहर उठता है। कोई भी व्यक्ति ये बात सुनकर ही थर्रा उठता है। भय
तांडव करने लगता है और मानवता चीत्कार करती है। इस तरह के दृश्य हमने इसको धुंधला करके रखा है कि आप, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, और आज कई तस्वीरें ऐसी आई जो विचलित ही करने का दिन कहा जाएगा। एक हमारे साथी कह रहे थे कि पिछले साल भी दशहरा के दिन, रावण दहन के दिन भी इस तरह की कई घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट की कई घटनाएं हुई थी। इस तरह की कोई मारकर काट कर टांगने की घटना नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। आज न्यूज़ रूम में हमारे एक साथी इस बात को कह रहे थे और वो जोड़ रहे थे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दिन विशेष, जिस दिन हम दहन करते हैं रावण के पुतले को, आसुरी शक्तियां, जैसा कि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आसुरी शक्तियां होती हैं, सर चढ़कर क्यों बोल रही हैं? इंसानियत मर गई है हमारे अंदर। ये कल्पना, अकल्पनीय है, अकल्पनीय है ऐसी घटनाएं। सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि निहंग एक हाथ काटते हैं, एक पैर काटते हैं, वो व्यक्ति जीवित रहा, उसको लटका देते हैं मारकर, और वहां लोग वीडियो बना रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाए, इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वीडियो बनाने के बजाय अगर वो कुछ प्रयास करते तो शायद जान बच सकती थी। निश्चित तौर पर कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद दिल्ली और हरियाणा की पुलिस क्या कर रही थी? क्या धरना स्थल पे कोई पुलिस नहीं थी? वो पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? क्या वो भी निहंगों के खौफ में दहशत जदा थे? एक आम आदमी मान सकते हैं कि निहंगों का विरोध करेगा तो उसका भी हश्र ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में इस तरह का इतिहास रहा है निहंगों का। मैं सारे निहंगों को इस कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, जिन लोगों ने पंजाब में दरोगा का हाथ काटा है, जिन लोगों ने एक अच्छे खासे इंसान को मारकर काट कर लटका दिया है, ऐसे लोगों की मैं मजम्मत करता हूं। यही रावण है, और मुझे लगता है रावण भी इतना क्रूर नहीं रहा होगा। रावण ने तो बाकायदे युद्ध किया, लेकिन इस तरह निहत्ते निरीह इंसान को, आज विजयदशमी का दिन है, आज शस्त्र शास्त्र की भी पूजा होती है। हम सब ने जब सुबह शस्त्र पूजा की तो इस बात का संकल्प लिया शस्त्रों को सामने रखकर कि किसी शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, बच्चा, विधवा, इन पर ये अस्त्र ना चढ़े। प्रभु से प्रार्थना की है कि ये शस्त्र केवल आतताइयों, दुर्दांत आतंकवादियों, असुरों, राक्षसों, इन पर ये अस्त्र चले। प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ये अस्त्र किसी भी दलित, पीड़ित, शोषित महिला पर ना चले। और यहां तो मौत तांडव कर रही। शाम होते होते तरह तरह के बयान, तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई। इस तरह की घटना की एक साथ मजम्मत करने के बजाय किसी में साहस नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जितने भी, चाहे किसान संगठन के तो लोग बड़ा मुश्किल से सामने आए। ऐसी घटना की मजम्मत करनी चाहिए। इसमें भी वोट बैंक को समर्थन नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कहा गया कि वो एक ग्रंथ विशेष का उसने अपमान कर दिया था। भारत क्या है, ऐसी कट्टरता वाला देश है? भारत में क्या ये सब होता है? होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बड़ी ही हृदय विदारक तस्वीर है। शब्द नहीं है मेरे पास, स्तब्ध हूं मैं। कैसे हुआ ये? कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा। पुलिस वहां क्या कर रही थी? आक्षेप लगा रहे हैं कि भाई किसान ऐसा कर सकते थे, या जो निहत्थे लोग थे वो वीडियो बना रहे थे। लेकिन कोई सुरक्षा नाम की चीज है, कोई देश में कानून नाम की चीज है, उसको पालन कराने वाली कोई एजेंसी है? दो राज्यों की सीमा, दो राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी वहां? जो रावण ने साक्षात तांडव कर दिया वहां पे। शाम होते होते इसकी जिम्मेदारी एक निहंगों के एक संगठन ने ली, और सरबजीत नाम का एक निहंग सामने आया और छाती ठोक कर कहा कि मैंने कत्ल किया है।
हमें इस मानसिकता के पुतले का दहन करना होगा। हमें इस मानसिकता का दहन करना होगा विजयदशमी के दिन, तभी विजयदशमी सार्थक होगी। हम कहते हैं कि तालिबानी मानसिकता, ये तो क्या ये तालिबानी मानसिकता नहीं है? जो आइडियोलॉजी, इस तरह की जो आइडियोलॉजी, चाहे तालिबान की हो और चाहे इस तरह की भारत में इस तरह की आइडियोलॉजी हो, मैं एक समान मानता हूं, मैं एक समान मानता हूं इसको। और अगर किसी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय को यह बात बुरी लगे तो मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी मत, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्या है? मुझे तो डर लगने लगा है अपने भारत के प्रति कि हो क्या रहा है। हमने देखा है पंजाब को जलते हुए, हमने कश्मीर को जलते हुए देखा है, अभी भी हाल की घटनाएं कश्मीर में हुई। मुझे तो इस बात पर संदेह हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान किसी न किसी रूप में खेल तो नहीं रहा है। भारत के अंदर जो शांति है कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पंजाब को पहले इस्तेमाल कर चुका है पाकिस्तान और वहां के एजेंसी ISI। के न्यूज इस जिम्मेदार चैनल होने के नाते देश की सरकार से, राज्यों की सरकारों से इस बात का अनुरोध करता है कि इस तरह के मसलों को बहुत गंभीरता से लीजिए। हम पहले जल चुके हैं, हमने तमाम सुरक्षाकर्मी, तमाम गोदेसूनी हो चुकी हैं, हमने बहुत सारे लोगों को गंवाया है। बहुत ही पीड़ादायक आक्रोश है, जितना कहें वो कम है। कल्पना नहीं हो सकती भाई, विजयदशमी एक ऐसा त्योहार जिसमें हम सब मिलकर एक त्योहार मनाते हैं, बुराई के पुतले का दहन करते हैं। आज बुराई सिर चलकर बोल रही, और बुराई मौत, कत्ल, तलपा तलपा के मारा गया। निहंगों ने जिम्मेदारी लेने के बाद एक प्रतिक्रिया भी दी, जरा उसे भी सुना देते हैं। 1000 रुपये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ 19 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। सारे पंथ ये कहते हैं, कानून भी तो है इस देश में, कानून नाम की कोई चीज है कि सब अपने आप निर्णय ले लेंगे। किसी ने कहा भाई बेअदबी की है, राजी मानते हैं, सहमत हैं बेअदबी की होगी। कोई कानूनी व्यवस्था है कि मृत्युदंड दे देंगे आप? कोई कोर्ट है इस देश में? कोई पुलिस है? कोई व्यवस्था है? और उसके बाद भी अभी भी सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि भाई ये उसको जायज ठहरा रहे हैं आप। बहुत ही पीड़ादायक है, चिंताजनक है, देश के लिए खतरे की घंटी है। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता भाई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर की। यहां भी रावण कार में सवार होकर आया और एक लखीमपुर जैसा एक दृश्य यहां दिखा। पूरा देश स्तब्ध हो गया इस दृश्य को देखकर। यह विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि एक जाइलो सवार दो लोग आए और दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे भीड़ पर, श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि खाली ट्रैक पर कोई रेस कोर्स हो और उसमें रेस हो रही हो।
इस गाड़ी में भी रावण सवार थे, एक नहीं दो। यहां एक रावण का पुतला फूंकते फूंकते पूरा देश पूरी विजयदशमी मना लेता है, दो थे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग गिरते दबते कुचलते, ऐसा लगा मोम के पुतले हैं, मोम के पुतलों की तरह लोग बिखर गए। अब तक जो लास्ट अपडेट हमारे पास आई है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 26-27 लोग घायल हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। इतना बड़ा हादसा है छत्तीसगढ़ में हुआ। दोनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, वहां की पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली कि ये अजीब सी स्थिति है, ये कौन सी मानसिकता है? यही मानसिकता लखीमपुर में देखने को मिली। पहले खबर आई कि इस कार में, जो जाइलो कार है, इस कार में मादक पदार्थ था, गांजा था या कोई और मादक पदार्थ था। ऐसी आशंका जताई गई कि पीछे से पुलिस से बचने के लिए पुलिस कहीं पीछा कर रही होगी, लोगों को रौंदते चली गई ये कार। बाद में ये चीजें अलग तरीके से निकलकर सामने आई। मादक पदार्थ की पुष्टि कोई अधिकारी भी कर नहीं रहा है। वहां के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, ये भी रावण वाली मानसिकता है। कितने रावणों से निपटेंगे हम और आप? यहां तो राज्य राज्य, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली रावण है। देखिए कैसा लोग भाग रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए एक कार निकल गई। इस घटना के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए फिर निशाना साधा कि लखीमपुर का, ये भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री लखीमपुर में राजनीति कर रहे थे प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर। अब आप देखिए आपके राज्य में ऐसा हो गया। जब ये बयान आया था अमित मालवीय का, तो मैं कह ही रहा था कि देखिए अभी इसमें कुछ निकलेगा जरूर, और ये कहा जाएगा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह का एक बयान आ गया। आरपी सिंह ने कहा कि दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब मौत और इस रावण मानसिकता की बात कोई नहीं कर रहा है। राजनीतिक फायदा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, चुनाव ही चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ, मतलब जो घटना है, घटना की मजम्मत नहीं करेंगे, उसके जो घायल पीड़ित हैं उनकी मातमपुरसी नहीं होगी, राजनीति शुरू हो जाएगी। घटना हुई, राजनीति शुरू। इन रावणों का कौन दहन करेगा? इन नेताओं से उम्मीद मत करिए, ये बयान देंगे, भड़काएंगे। ये रावण का दहन करने वाले नहीं, ये तो रावण को पालते पोसते हैं। रावण का दहन हमें और आपको करना होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा।
मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। बिहार में जब वो चुनाव में उतरे तो ये कहा गया था कि बीजेपी सरकार बनवाने के लिए ओवैसी साहब मैदान में उतर गए। वहाँ 5 विधायक उनके जीत गए। जब बंगाल में वो गए तब भी ये बात की गई कि लो बीजेपी की बी टीम आ गई। ओवैसी साहब के लिए टिप्पणी की जाती थी। लेकिन जो तेवर लगातार दिखा रहे थे ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ चली जाए, सब कुछ पलट जाए, राजभर बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। बीजेपी में तो क्या जाएंगे, पिछली बार भी उनका अलायंस ही था बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए का घटक बनने वाले नहीं। और उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ा था और एनडीए से अपने आप को अलग भी किया था। और तब से लगभग 2-2.5 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे निशाना साधते हैं। 1-2 बार वो स्वतंत्र देव से मिलकर आए हैं। स्वतंत्र देव भी राजनीति के ऊंचे खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने फोटो ही पब्लिक डोमेन में डाल दी कि भाई अब राजभर साहब आने वाले हैं। राजभर साहब ने एक मोर्चा बनाया है जिसमें शिवपाल यादव भी हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं। ओवैसी साहब का नाम थोड़ा सा टिल्टिंग है, इसलिए मामला कभी कभी फंस जाता है। ओवैसी साहब लगातार इस मोर्चे में, हालांकि 1-2 बार आपस में खटपट हो चुकी है। ओवैसी साहब के बुलाने पर राजभर उनके मंच पर नहीं गए थे, मुरादाबाद चले गए थे, हमें अच्छी तरह याद है। तो ये मोर्चे की बात हो रही है कि भाई ये मोर्चा कैसे काम करेगा, क्या करेगा। शिवपाल यादव भी हैं, सारे लोग भी हैं। राजभर ने एक बयान देके चौंका दिया कि जो हमारे मुद्दों पर बात करेगा, जो हमारे मुद्दे जिन पर सहमत होंगे, जो दल सहमत होगा, उसके साथ हम जाएंगे। और बातों बातों में कई तरह के इशारे भी वो कर गए। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा थोड़ी कि मुसलमान तो सारे दलों में हैं। जब उनसे सवाल किया कि भाई ओवैसी साहब, उनका जब इशारा पत्रकार साथियों ने समझा कि वो तो बीजेपी में के साथ फिर एक बार अलायंस की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार भाइयों ने सवाल किया कि भाई ओवैसी साहब बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे। तो राजभर साहब ने फरमाया कि भाई सारे दलों में मुसलमान हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कौन सा दल है, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे शहर स्तर का हो, चाहे प्रदेश हो, देश का स्तर का हो, हर दल में मुसलमान है। मुसलमानों के बिना राजनीति की कल्पना कैसे आप कर सकते हो, ये बात की उन्होंने। हालांकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद अब वो निर्णायक वोट बैंक इस देश में नहीं बचे। ऐसा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्या राजनीतिक खिचड़ी चल रही है, क्या कहानी है,
क्या हकीकत है, क्या फसाना है, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग भी उसी तरह से बदल रहे हैं। बीते काफी समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। हालांकि इसके लिए राजभर ने शर्त रखी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति के अलावा स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा, घरेलू बिजली बिल माफी, शराबबंदी, पुलिस की बॉर्डर सीमा, पुलिस बल को साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड को पुलिस के समान सुविधा देने पर अगर बीजेपी तैयार हो तो गठबंधन तैयार है। जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे का है, 7, 9, 11 जो इसको लागू करने, नौजवानों को रोजगार और नौकरी कैसे मिले, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस विभाग के बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, पीआरडी हो चाहे होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पुलिस के बराबर उनको भी सुविधा मिले। इन तमाम मुद्दों के आधार पे जो पार्टी समझौता करना चाहे तो उनके लिए दरवाजा खुला है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में वो बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पंचायत के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा के गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन होने की संभावना से इनकार नहीं किया। राजभर ने इस दौरान कहा कि भाजपा अगर समर्थन करती है तो उनका भी स्वागत है। राजनीति में संभावना बनी रहती है। बात मैं बोलता हूँ वही बात बाबू सिंह कुशवाहा बोलते हैं, वही बात प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, वही बात किशोर पटेल, सब लोग एक ही बात बोलते हैं। ये कहीं लड़ाई है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। सब लोगों से बातचीत हमारी होती है। अभी कल रात को जो लोग आ गए थे उनसे बात हुई है, सभी लोग एग्री हैं, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। 27 अक्टूबर तक बहुत सी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज नहीं है। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले साथियों को संतुष्ट करेंगे। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव के आवास पर भी ओपी राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद नए मोर्चे के तैयार होने की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं। बहरहाल ओपी राजभर का कहना है कि बीजेपी से बात बनी तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा भागीदारी मोर्चा साथ जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर राजभर इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को कैसे मनाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राजभर का कहना है कि वो भी बीजेपी विरोधी थे, लेकिन अब जाने को तैयार है। वैसे ही ओवैसी से बात की जाएगी। कोई पार्टी बताइए जिस पार्टी में मुसलमान न हो, कोई एक सिंगल छोटी भी पार्टी अगर एक जिले की भी है तो उसमें भी मुसलमान की एंट्री है। ये तो सिर्फ वो अपने हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अगर हक, हिस्सेदारी की बात, भागीदारी की बात सुनिश्चित हो तो कौन आदमी इग्नोर करेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप सबसे बात कर ही जाएंगे कि अगर आपकी बात बन जाती है कि आप चले जाएंगे कि मोर्चा लेके जाएंगे? जो बातें आपके सामने कह रहा हूँ सभी साथियों से पूछ करके ये बातें कह रहा हूँ। शिवपाल जी भी प्रदेश में बड़ा चेहरा है, आप लोगों की मुलाकात भी है, शिवपाल जी के बारे में क्या? देखिए, हमारा प्रयास है कि सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ा जाए, वोट का बंटवारा न हो, ये हमारा प्रयास है। राजभर के बयान के बाद बहरहाल इतना साफ दिख रहा है कि उनकी बीजेपी के साथ वापसी लगभग तय है। ऐसे में सबकी नजर 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में होने वाली राजभर की पंचायत में टिक गई है, जहां गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
इस जो पूरी एक रिपोर्ट आपने देखी, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मसला क्या है। वास्तव में राज्यभर तमाम जगह इधर उधर भटक के तमाम संभावनाएं समीकरण लगा के अब उन्होंने एक तरीके से एक लबोलबाब ये निकाला है कि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था, इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा उनके सामने। अखिलेश यादव से भी संपर्क में रहे हैं वो, लेकिन बात उस तरीके से बनी नहीं। राजभर इतनी सारी शर्तें लगाए दे रहे हैं, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा उन्होंने बनाया और इसमें तमाम दलों को जोड़ा। अपना दल कृष्णा पटेल भी हैं और भी तमाम इस तरीके से पिछड़े या पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो थोड़ा थोड़ा स्लाइस वोट बैंक में रखते हैं, 2%, 4%, 5%, 8%। तो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए थे। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा चंक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शिवपाल यादव ने हाल ही में कहा कि अगर हम एकत्र तो हुए हैं, एक हमारे पास एक अच्छा वोट बैंक है, लेकिन हमको एक बड़ी पार्टी चाहिए। शिवपाल यादव ने भी इस तरह की बात की, हमें एक बड़ी पार्टी चाहिए। अब ये बड़ी पार्टी, शिवपाल अभी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीद लगाए हुए हैं, तो ये बड़ी पार्टी अब समाजवादी पार्टी होगी या भारतीय जनता पार्टी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राज्यभर का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है जो राज्यभर ने छेड़ न दिया हो। उसे छोड़ा नहीं है, छेड़ ही दिया है। पुलिस वालों को भी 8 घंटे ड्यूटी की बात कर दी है। 8 घंटे ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड, पीआरडी सबको पुलिस की तरह ट्रीट करिए, उनको भी वही सुविधाएं दीजिए। तो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने छेड़ दिए हैं। रोजगार की बात है, नौजवानों की बात है, सारे लोगों की बात है। जो एक आयोग की सिफारिशें हैं, पिछड़ों को आरक्षण की बात की, मतलब ऐसे बेस चीज़ें अगर उठाई हैं कि जो दल मान लेगा, अगर सारी बातें इनकी मान ली, तो मुझे लगता है अगर उसकी सरकार बन गई तो बहुत मुश्किल आने वाली है उसके लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लंबी लिस्ट तो देते ही हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट होती। संजय निषाद भी बहुत सारी लंबी लिस्ट दे रहे थे, एमएलसी बन के चुपचाप बैठ गए आजकल। अब कोई बयान उनका आ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है, घोषणा भी हो गई। उसी तरीके से अगर राज्यभर के जो मुद्दे वो दे रहे हैं जन भागीदारी मोर्चे के गठबंधन के साथ में, कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनके इन मुद्दों पर सहमत है तो जन भागीदारी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। ये मुद्दे बड़े ज़मीनी हैं, बड़ी ये हमको आपको जिस तरह के हवाई मुद्दे दिखते हैं ना शहरों में, ये मुद्दे हैं नहीं से। ये मुद्दे गांव के हैं और 70% 80% लोगों के हैं, बल्कि 68 से 70% लोग जो गांव में रहते हैं उनके ये मुद्दे हैं। छात्र, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सबकी बात की। ये अपने आप में एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा अगर ये हो। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बी टीम तैयार हो रही है। तो क्या ये बीजेपी की बी टीम बनेगी? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मुझे लगता है कि जो 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को मऊ में एक पंचायत बुलाई है राज्यभर ने, उस पंचायत में तय हो जाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम बनने जा रही है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम बकार ने साफ कह दिया है कि बीजेपी चाहे शीर्षासन कर ले, उन्होंने सर के बल शब्द उपयोग किया है, हम थोड़ा उसके रिफाइंड कह रहे हैं कि शीर्षासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को भी शीर्षासन कराती रहती बीच बीच में। तो आसिम बकार साहब फरमा रहे हैं कि शीर्षासन चाहे कर ले, AIMIM उसके साथ नहीं जाएगी किसी दशा में। और कैसे जा सकती है? लाख राज्यभर कहें कि भाई वो भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनको भी है, सारे दलों में मुसलमानी, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ओवैसी चले गए तो खत्म, राजनीति खत्म, क्योंकि उनके पास और है ही क्या? मुसलमानों के वोट बैंक के अलावा है क्या? और वो भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उस पर एकाधिकार अभी तक है। जो मुस्लिम युवा हैं, जो अपने आप को उपेक्षित, शोषित, पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की राजनीति करते हैं ओवैसी साहब। जो यूथ है, बड़ी क्रांतिकारी तकरीरें करते हैं मंचों से वो,
उसमें ह्यूमर भी होता है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उनको हैदराबाद में भी मुश्किल आने वाली, फिर बचेगा क्या वहां पे। तो ये तो ओवैसी साहब तो जाएंगे नहीं, ये तो तय है। वो अंदर खाने कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी कई बार ये कहती रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, फंडिंग भी बीजेपी की, खाली चेहरा ओवैसी का। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग तरीके का कर्मठ ले रही है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है। लेकिन इस बार एक बात हमें जरूर दिख रही है, बहुत हमने पूरे जो सिनेरियो को हम देख रहे हैं, बहुत करीब से चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बात जरूर दिख रही है कि जिनको हम छोटे दल कहते थे ना, पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी दस्तक दे दी और इस चुनाव में छोटे दल बड़े कारनामे करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और बेहद अहम हो गए हैं बड़े दलों के लिए, छोटे दल बहुत अहम हो गए हैं। चाहे वो महान दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे संजय चौहान की पार्टी हो, कोई भी हो। इनकी पार्टियों के नाम लोगों को याद नहीं, लेकिन इनके नेताओं के नाम जरूर याद रहते हैं कि भाई इनकी वाली पार्टी, संजय निषाद वाली पार्टी, संजय चौहान वाली पार्टी, केशव देव मौर्य वाली पार्टी, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी। इन नेताओं ने अपनी पॉलिटिकल हैसियत बना ली है उत्तर प्रदेश में। और जो बड़े दलों की राजनीति का मसला है ना, उसमें यह है कि ये जो बड़े दल हैं, इनको अब इन छोटे दलों के दरवाजे या इनकी मान मनवल करनी पड़ रही है। ये शायद राजनीति का एक अलग तरीके का भूगोल है, एक राजनीतिक अलग तरीके का भूगोल बना है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि यहां दलों की, छोटे दलों की संख्या कुछ ज्यादा है। अब आप देखिएगा कि यहां होता क्या है वास्तव में, कुछ ना कुछ जरूर। और कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों दलों को, छोटे छोटे दोनों दलों के, अखिलेश यादव तो साफ कह चुके किसी बड़े दल के साथ हम वो नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, उसका समझौता नहीं करेंगे, हम इसी छोटे छोटे चंक करके हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं। इसकी वजह से और इनकी अहमियत बढ़ गई है। लेकिन क्या राजभर और ये जो पूरा जन भागीदारी मोर्चा है, क्या बीजेपी की बी टीम बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। समस्त कानपुर नगरवासियों को एवं उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को दशहरा पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों को, नौजवानों को
मजदूरों को, महिलाओं को, व्यापारियों को इस दशहरा पावन पर्व पर दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ और रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रभारी उत्तर प्रदेश के नेता पन्ना लाल पुनिया को, यानी पीएल पुनिया, पूरा नाम लेने पर पुनिया जी नाराज हो जाते हैं, हमने देखा है, तो पीएल पुनिया ही कहेंगे हम। पन्ना लाल पुनिया को उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया है। आमतौर पर प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन वही व्यक्ति बनता है जो प्रोजेक्टेड सीएम कैंडिडेट होता है। अमूमन ये देखा गया, 80% मामलों में ऐसा देखा गया है। वो चाहे गोवा की कार्य समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया था, मुखिया बनाया गया था, और बाद में और उसी से इस बात का संकेत मिल गया था कि मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा है। इसी तरह हरीश रावत को प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन उत्तराखंड में बनाया गया अभी हाल में। ये भी लगभग संकेत मिल रहा है कि हरीश रावत भी चेहरा हो सकते हैं। तमाम राज्यों में, तमाम राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में ये एक तरीके से ये संकेत संदेश देने की परंपरा रही है, और दोनों दल ये कहते हैं कि हम अपने एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हम लड़ते हैं, लेकिन वास्तव में संकेत और संदेश कार्यकर्ताओं के लिए होता है। अचानक पीएल पुनिया को उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया गया और यह संकेत दिया गया कि पंजाब, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दलित कार्ड खेल सकती है। पहले हरीश रावत को प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन उत्तराखंड में बनाया गया, लेकिन हाल में उत्तराखंड के ताकतवर कद्दावर दलित नेता, 6 बार के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, 7 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी के बाद उत्तराखंड में भी दलित सीएम की जो बात हरीश रावत ने छेड़ी थी वो जोर पकड़ रही है और उसकी तरफ कांग्रेस जाती दिख रही है। मुझे लगता है कि 2022 और 23 में लगभग 15 राज्यों में चुनाव हैं, मतलब लोकसभा से पहले तक यूं कहिए। उनमें 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने। पंजाब से जो शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, वो दलित सीएम का जो एक फैक्टर क्रिएट किया है, वो मुझे लगता है कि पंजाब के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी एक चेहरा पीएल पुनिया का दिया गया है। ये तस्वीरों में पीएल पुनिया है, दिख रहे हैं। पुनिया के बारे में बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। तब एसीएस नहीं हुआ करता था, अपर मुख्य सचिव का पद उस समय हुआ नहीं करता था, प्रमुख सचिव फिर मुख्य सचिव तो नहीं बन पाए पन्ना लाल पुनिया। लेकिन मायावती जब सरकार में रही तो पन्ना लाल पुनिया का रुतबा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं था, और उन्हें मायावती भी, जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि मायावती भी भाई साहब कहा करती थी। नौकरी से रिटायर होने के बाद कांग्रेस में गए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से लोकसभा का चुनाव 2000 में लड़े और जीते। जब यूपीए की सरकार थी तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का चेयरमैन उन्हें बनाया गया दिल्ली में। अब राज्यसभा में है, कांग्रेस ने पीएल पुनिया को राज्यसभा भेजा है। पीएल पुनिया के अलावा सलमान खुर्शीद को जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको तैयार करने की जो कमेटी बनाई गई है उसका चेयरमैन बनाया गया है। खुर्शीद साहब गली गली घूमेंगे, खाक छानेंगे, उसके बाद कुछ मक्खन निकालकर कांग्रेस के लिए लाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, अनुशासन समिति। ये बड़े फैसले आज कांग्रेस ने किए। पॉलिटिकल रणनीति के तहत दलित चेहरा, दलित को आगे करना इस समय राजनीति की मांग है, ऐसा लगता है। अब हम चलेंगे चलते चलते की तरफ चलेंगे, और चलते चलते का वक्त भी हो रहा है। अब हम आपसे चलते चलते कहते हुए नमस्कार भी करेंगे। तो चलते चलते में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो कांग्रेस नेता इमरान मसूद की, अभी भी वो कांग्रेस में हैं,
हालांकि बीच बीच में उनकी चर्चा होती कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत पुख्ता खबरें भी चल जाती हैं चैनलों में कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और उनकी वो राहुल और सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेता हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं, रशीद मसूद साहब उनके भतीजे हैं, सहारनपुर से आते हैं उत्तर प्रदेश के। इमरान साहब विवादों में चर्चा में रहते हैं। उनका एक वीडियो बेहद उत्तेजक था और उस पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, जेल भी गए थे वो। बीच बीच में लोग कहते रहते हैं कि इमरान साहब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और बहुत सारे सहारनपुर के लोग कहते हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी में इमरान हो तो चुनाव जीत जाएंगे। लोकसभा का भी चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव हार चुके हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं वो कांग्रेस के। वो नोट लुटा रहे हैं एक कार्यक्रम में, साथ में शायद उनकी बेगम हैं, और बहुत खुश और मस्त नजर आ रहे हैं इमरान साहब। अब मेरी नज़र में तो ये निजी जिंदगी है, गीत संगीत का कार्यक्रम है, कोई समारोह है। विपक्षी कह सकते हैं कि बेगम पर नोट लुटा रहे हैं, लेकिन ये इमरान साहब का बिल्कुल निजी मामला है। कव्वाली चल रही है, कव्वाली की महफिल है, और कव्वाली तो ऐसी होती है कि बिल्कुल रोम रोम संगीतमय हो जाता है। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा